चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले की जांच करते हैं कि क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्या ये एक अच्छे प्रोपोर्शन में है चाहे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, इस चीज़ की जांच करते हैं। यहाँ पर पहले तो हम जांच कर लेते हैं। इसका जो बेसिक तरीका, जो पहला तरीका ये है कि x का वैल्यू बढ़ता जा रहा है क्या। हाँ, x का वैल्यू देखिए बढ़ते हुए रूप में है, ठीक है। और y का भी वैल्यू क्या है, किस रूप में है, बढ़ते हुए रूप में ही है। तो बढ़ते हुए ही रूप में दिख रहा है, तो ये मान के चलेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन की ओर इशारा कर रहा है। तो अब इसकी जांच करते हैं। तो यानी ये x के परिवार के सब है, तो इसको x1 नाम रख देंगे, इसका x2 नाम रख देंगे, इसका x3 नाम रख देंगे, x4 नाम रख देंगे, x5 नाम रख देंगे, इसका y1, y2, y3, y4, y5 ऐसे नाम इसका हम रख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इनका हम प्रोपोर्शन निकालेंगे। प्रोपोर्शन का ना इनको अट्टे बट्टे के रूप में लिखते हैं, यानी x1/y1। x1 कौन है 2.5 और y1 कौन है 10। इनको काटेंगे तो 2.5 है ना, 2.5 4 जा 2.5 4 जा क्या है 2.5 4 जा 10, 1/4 आ गया। अब x2 y2 यानी कि 4/16 को 16 बराबर आ गया 1/4 आ गया। अब x3 y3 इस ऐसे आ गया 7.5 चौको 30 हो जाता है, ठीक है ना। 7 14 15 ठीक 7.5 है 7.5 चौको 30 होता है, ठीक है। कैलकुलेट कर देना 1/4 आ गया। अब x4 y4 बराबर क्या हुआ 10/40, 10 चौको 1/4, x5 y5 क्या होगा 14/42, तो 14 ठीक है, या 1/3। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, इन सब का प्रोपोर्शन हम जब निकाल रहे हैं, काट करके छोटा कर रहे हैं, तो सबका वैल्यू क्या हो रहा है प्रोपोर्शन के रूप में रख करके, यानी कि अट्टे बट्टे के रूप में लिखने को ही प्रोपोर्शन कहते हैं। इसको प्रोपोर्शन के रूप में लिख करके कैसे प्रोपोर्शन के रूप में कैसे लिखते थे, अब इसके पहले चैप्टर में पढ़ चुके। जैसे इसको ऐसे लिखते थे ना प्रोपोर्शन के रूप, असली रूप तो ये है लिखने को, लेकिन उसके बाद इसको ऐसे लिखते हैं। जब सवाल सॉल्व करने जाते हैं तो ऐसे लिखते हैं, यानी इस चीज को ऐसे भी लिखते हैं वैसे भी लिखते हैं, याद रखना। तो ये प्रोपोर्शन का चिन्ह है, और इसको इस रूप में, अगर इस रूप में लिखा हुआ प्रोपोर्शन के रूप में दिखा दो तो 1/1 प्रोपोर्शन 2 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज होता है, ये सब पढ़ चुके हो, 6वीं 7वीं में ही पढ़ चुके हो। तो ये चीज हो गया ना। अब यहाँ पर ये दिख रहा है कि सब बराबर तो है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि x के जितने भी हैं ये और y के जितने भी हैं ये सब, इन सब का प्रोपोर्शन बराबर नहीं है। उसको ना लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू के, नॉट इक्वल टू के ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। चूंकि x/y इज नॉट इक्वल टू के बराबर नहीं है, देखो ये अलग आ गया, इसकी वजह से हम सब गड़बड़ हो गया, मतलब सब कोई बराबर नहीं माना जाएगा। तो ये नहीं है, इसलिए यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, ये पूरी तरह से साबित हो गया। इसलिए लिख देंगे x and y are not in direct proportion। ऐसे लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 3 वाला भी है, जो है बिल्कुल ऐसे ही है, उसको ऐसे सॉल्व करके जांच कर लेना कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि नहीं है। फिर से मैं पुनः एक बार याद दिला रहा हूँ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन
का बेसिक जो संकेत होता है वो क्या होता है, x का वैल्यू बढ़ता है तो y का वैल्यू भी बढ़ता है, यदि x का वैल्यू घटता है तो y का वैल्यू भी घटता है। तो ये बेसिक रूप से समझ जाओ कि मोटी मोटा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की ओर इशारा कर रहा है। उसके बाद हम इसे जांच कर लेंगे, तो पता अगर इस चीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, फिर से बार समझ जाओ कि जितने भी x है यानी सारे x के बच्चे और सारे y के बच्चे को अगर हम रेशियो में रखते हैं, मतलब उनका रेशियो यानी प्रोपोर्शन निकालते हैं, तो जो प्रोपोर्शन रेशियो उनका आएगा वो सब आपस में बराबर नहीं होंगे, आपस में बराबर, इनका रेशियो सबका आपस में बराबर नहीं होगा। तो ये समझ जाना कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। अगर सबका ऐसे बराबर आ जाता है सबका रेशियो, तो समझ जाना कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, अब वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन जब लगाएंगे तब समझ में आएगा कि इसका उपयोग क्या है।